नमस्कार। आज हम ज्ञान के एक प्राचीन और काफी गहरे सागर में उतर रहे हैं, चरक संहिता। और इसमें भी हम खास तौर पर रसायन अध्याय के पहले हिस्से, पहले पाद पर ध्यान देंगे। हमारे पास इस अध्याय से जुड़े कुछ अंश हैं और आज कोशिश करेंगे ये समझने की कि प्राचीन भारत में रसायन का असल मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था और लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते थे। ये सोचना भी दिलचस्प है कि हजारों साल पहले सेहत और लंबी उम्र को लेकर क्या सोच थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो मतलब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि चरक संहिता के हिसाब से ये रसायन आखिर है क्या चीज। हाँ, देखिए जैसा भगवान आत्रेय ने समझाया है, रसायन एक तरह से प्रोमोटिव या बढ़ावा देने वाली चिकित्सा है। इसका काम सिर्फ बीमारियां ठीक करना नहीं है, अच्छा। बल्कि अच्छी सेहत के गुणों को बढ़ाना है, जैसे लंबी उम्र, तेज याददाश्त और बुद्धि, निरोगी रहना, जवानी बनाए रखना, शरीर और इंद्रियों में बेहतरीन ताकत, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं वाक सिद्धि भी। मतलब आप जो बोले वो सच हो जाए। चिकित्सा शब्द की तो कई मतलब बताए गए हैं पाठ में, जैसे व्याधि हर जो बीमारी दूर करे, हाँ, पथ्य जो शरीर के लिए अच्छा हो, साधन औषध, इन सब में रसायन कहाँ आता है। हाँ, देखिए चिकित्सा के दो मुख्य तरीके बताए हैं। एक वो जो सेहतमंद इंसान की ताकत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता, मतलब ओज या इम्यूनिटी, उसको बढ़ाता है। और दूसरा। और दूसरा वो जो बीमारियों को ठीक करता है। जी। तो रसायन वाजीकरण के साथ पहले वाले तरीके में आता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि दोनों ही तरीके ताकत बढ़ाते हैं और बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। पर रसायन का जो खास जोर है वो सेहत को बेहतर बनाने और बनाए रखने पर है। दिलचस्प। यानी ये सिर्फ बीमारी ना होने से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसके फायदे क्या क्या गिनाए गए हैं। यहाँ बात सच में रोचक हो जाती है। हाँ। वही बता रहा था, इसके फायदे बहुत जबरदस्त बताए गए हैं। लंबी उम्र, अच्छी याददाश्त मतलब स्मृति, तेज बुद्धि यानी मेधा, निरोगी काया, आरोग्यता, देर तक जवानी, तरुण वय जिसे कहते हैं, शरीर में अच्छी चमक, प्रभा और रंगत वर्ण, बुलंद आवाज मतलब स्वर, शरीर और इंद्रियों में जबरदस्त ताकत, और जैसा मैंने कहा वाक सिद्धि, कहीं बात का असर होना, समाज में इज्जत, प्रणति और एक खास तेज कांति। वाह। तो आप देखें तो ये सेहत को कितने बड़े और पूरे नजरिए से देख रहा है। तन, मन और समाज में स्थान, सब कुछ इसमें शामिल है। आपने रसायन के साथ वाजीकरण का भी जिक्र किया। हाँ इन दोनों में क्या फर्क है। हाँ, देखिए वाजीकरण का ध्यान मुख्य रूप से अच्छी संतान पैदा करने की क्षमता पर है। शारीरिक संबंध बनाने की ताकत, जिसकी तुलना घोड़े की ताकत से की है पाठ में, शरीर को मजबूत बनाने और पुरुषों को स्त्रियों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने पर इसका फोकस है। अच्छा। कहते हैं इससे समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। तो ये रसायन से जुड़ा तो है, पर इसका लक्ष्य थोड़ा अलग, ज्यादा केंद्रित है। और एक अहम बात यह भी है कि पाठ कहता है कि रसायन का प्रयोग अक्सर बीमारियों को शांत करने वाले इलाज के बाद किया जाता था। ओ, बाद में। हाँ, ताकि शरीर में जो भी कमजोरी या कोई विकार रह गया हो वो दूर हो जाए। अच्छा, तो ये रसायन चिकित्सा की जाती कैसे थी। मतलब क्या कोई खास तरीके थे इसके। हाँ हाँ बिल्कुल। ऋषियों ने दो खास तरीके बताए हैं इसमें। एक है कुटी प्रावेशिक। कुटी प्रवेशिक। जी, यानी एक खास बनी हुई कुटिया के अंदर रहकर इलाज लेना। और दूसरा है वातात्पिक, यानी सामान्य माहौल में खुली हवा में रहते हुए इलाज करना। कुटिया के अंदर। ये तो बड़ा अनोखा तरीका लगता है। इसके बारे में कुछ और बताइए। हाँ, ये कुटी प्रावेशिक विधि बहुत विस्तार से बताई गई है। इसके लिए एक खास कुटिया बनानी होती थी, अच्छी साफ जगह पर, जिसका दरवाजा पूरब या उत्तर दिशा में खुले। जगह भी ऐसी हो जहां अच्छे लोग मतलब वैद्य, ब्राह्मण, संत वगैरह रहते हों और कोई खतरा ना हो। ठीक है। कुटिया काफी खुली और ऊंची हो और उसके अंदर भी 3 हिस्से हों, मतलब 3 गर्भगृह, एक के अंदर एक। ऐसी हो कि हर मौसम में आरामदायक रहे, बाहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर हो, और उसमें जरूरत की सारी चीजें, दवाइयां और दूसरा सामान मौजूद हो। ये तो सुनने में मतलब आजकल के ज़माने के किसी बहुत ही ख़ास वेलनेस रिट्रीट जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं एक पूरी तरह से नियंत्रित माहौल। जी। और सिर्फ कुटिया ही नहीं, जो इंसान इलाज ले रहा है उसे भी तैयारी करनी होती थी। अच्छा, क्या तैयारी। शुभ मुहूर्त देखकर, सिर मुंडाकर, पूरे संयम, श्रद्धा और एकदम साफ मन के साथ कुटिया में जाना होता था। सभी जीवों पर दया का भाव रखना होता था
और अंदर जाने से पहले देवता, गाय, ब्राह्मणों की पूजा करनी होती थी। और सबसे जरूरी बात, रसायन शुरू करने से पहले शरीर को अंदर से साफ करना, यानी शोधन करना, ये बहुत जरूरी बताया गया है। पहले शरीर की शुद्धि, जी, वो क्यों जरूरी थी और कैसे करते थे? इसके पीछे सोच ये थी कि शरीर अगर अंदर से साफ होगा तभी रसायन औषधि अपना पूरा असर दिखा पाएगी। एक तरह से जमीन तैयार करना। सही बात है। इसके लिए एक खास काढ़ा बताया गया है जिसमें हरड़ मतलब हरितकी, सेंधा नमक, आंवला या आमलकी, गुड़, वच, वाइविडंग, हल्दी, पिप्पली और सौंठ जैसी चीज होती थी। इसे पीने से शरीर की सफाई होती थी, विरेचन होता था। इसके बाद जब तक पेट पूरी तरह साफ ना हो जाए, 3, 5 या 7 दिन तक सिर्फ जौ का पतला दलिया, लपसी जिसे कहते हैं, घी के साथ खाने को कहा गया था। जब शरीर पूरी तरह शुद्ध हो जाता था तब वैद्य व्यक्ति की उम्र, उसकी बनावट, प्रकृति और उसकी हालत देखकर सही रसायन औषधि शुरू करते थे। पाठ में हरितकी यानी हरड़ और आमलकी आंवला, इनका जिक्र बार बार आता है। इन्हें इतना अहम क्यों माना गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। हरितकी के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है। बताया जाता है कि इसमें नमक को छोड़कर बाकी 5 रस होते हैं: मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, तीखा। ये शरीर के लिए फायदेमंद है, भूख बढ़ाती है, दीपन है, खाना पचाने में मदद करती है, पाचन है, उम्र बढ़ाती है, आयुष्य है, शरीर को पोषण देती है, पौष्टिक है, और जवानी बनाए रखती है, तारुण्य स्थापक। इतने सारे गुण। हाँ, और ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, कुष्ठ वगैरह, पेट के ट्यूमर या गुल्म, पुरानी खांसी, दिल की बीमारियां, सिर दर्द, दस्त, अरुचि यानी भूख न लगना, कफ की दिक्कतें, प्रमेह या डायबिटीज, सांस की तकलीफ, श्वास, आवाज बैठना, स्वर भेद, उल्टी, वमन, नपुंसकता, अंगों का ढीलापन, प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीन बढ़ना, पेट के रोग, कई रोगों की लिस्ट है। और ये याददाश्त और बुद्धि भी बढ़ाती है। गजब। लेकिन हाँ, कुछ हालतों में इसे नहीं लेना चाहिए, जैसे बदहजमी हो, अजीर्ण हो या किसी ने विष खा लिया हो, उपवास में या बहुत ज्यादा थके होने पर। ठीक है। और आमलकी? आमलकी के गुण भी काफी कुछ हरितकी जैसे ही हैं, लेकिन चरक संहिता इसे हरितकी से भी बेहतर मानती है। अच्छा। हाँ, लगभग अमृत जैसा कहा गया है। और इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि आंवला सबसे अच्छा कौन सा होता है? वो कैसे? जो हिमालय जैसी बढ़िया जगह पे रोगा हो, सही मौसम में पका हो, मोटा ताजा हो, पुष्ट हो, छांव में सुखाया गया हो, उसमें कीड़े या कोई चोट न लगी हो और वो जहरीला ना हो। मतलब आप देखिए क्वालिटी पर कितना ज्यादा ध्यान था उस जमाने में भी। वाकई। ठीक है, तो ये तो हुई मुख्य जड़ी बूटियां। अब उन खास रसायन योगों या फॉर्मूला पर आते हैं जिनका जिक्र है। जैसे ब्राह्म रसायन के बारे में क्या बताया गया है? जी, पाठ में 2 तरह के ब्राह्म रसायन बताए गए हैं। पहले वाले को बनाने का तरीका काफी लंबा चौड़ा और जटिल है। इसमें 5 तरह के पंचमूल यानी 5 खास जड़ों के समूह होते हैं, जैसे बिल्व आदि की जड़ें, उनका काढ़ा बनाया जाता है। फिर इसमें हरितकी और आंवला, हजार फल, उनका पाउडर मिलाते हैं। 1000 फल? हाँ। इसके बाद इसमें मंडूकपर्णी, पिप्पली, शंख पुष्पी जैसी दिमाग तेज करने वाली जड़ी बूटियां, काफी ज्यादा मात्रा में मिश्री, तिल का तेल, घी और शहद मिलाया जाता है। फिर इसे तांबे के बर्तन में गाढ़ा होने तक पकाया जाता है। ये दिखाता है कि कुछ रसायन तैयार करना कितना मेहनत और संसाधन वाला काम था। शायद ये आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए ही होते होंगे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। और इसे लेते कैसे थे? इसका असर क्या बताया गया है? इसे सही मात्रा में लेना होता था, उतना ही जितना आसानी से पच जाए। और जब ये पच जाए तब साठी चावल, जो एक खास किस्म का चावल होता है, उसे दूध के साथ खाने की सलाह दी गई है। इसके असर के बारे में कहा गया है कि इससे ऋषियों जैसी लंबी उम्र मिलती है, जवानी बनी रहती है, तन मन की थकान दूर होती है, बीमारियां नहीं होती, बुद्धि और ताकत बहुत बढ़ जाती है, ब्रह्मचार्य का पालन होता है और ईश्वर में भक्ति जगती है। पुटली निकालकर सुखाकर पाउडर बनाते हैं। फिर इसे शतावरी, पुनर्नवा, जीवंती जैसी खास जड़ी बूटियों के रस में बार बार भावना देते हैं, मतलब भिगोकर सुखाते हैं। इसमें घी, शहद भी डालते हैं और खास तौर पर सोना, चांदी, तांबा, मूंगा और लोहे के भस्म। भस्म यानी? हाँ,
खास तरीके से तैयार किए गए बहुत बारीक पाउडर ये भी मिलाए जाते हैं। इसे घी लगे बर्तन में रखकर अथर्ववेद जानने वालों के बताए मंत्रों और विधि विधान के साथ 15 दिन तक लेना होता था। इसके नतीजे क्या बताए गए हैं? ये तो सुनने में और भी ज्यादा असरदार लग रहा है। हाँ, इसके जो नतीजे बताए गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। जैसे इंसान पूरी तरह निरोगी हो जाता है, बहुत लंबी उम्र जीता है, उसमें जबरदस्त ताकत आ जाती है, अच्छा। वो बहुत आकर्षक बन जाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसमें चांद और सूरज जैसी चमक आ जाती है, उसे खास ज्ञान मिलता है, ऋषियों जैसी मानसिक शक्ति मिलती है, वो पहाड़ जैसा मजबूत और हवा जैसा तेज बन जाता है। यहाँ तक दावा किया गया है कि उस पर जहर का भी असर नहीं होता। ये दावे तो सच में असाधारण है, मतलब लगभग पौराणिक कथाओं जैसे लगते हैं। क्या पाठ ये बताता है कि इन्हें सचमुच इसी तरह लेना चाहिए या ये किसी आदर्श स्थिति का प्रतीक है? देखिए, पाठ तो इन्हें सीधे तौर पर फायदों के रूप में ही प्रस्तुत करता है। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर ऐसी भाषा का प्रयोग होता था जो चीज के महत्व और उसकी जो उच्चतम क्षमता है उसको दर्शाए। हम्म। ये शायद इस बात पर जोर देने का तरीका था कि रसायन के जरिए इंसान अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के शिखर तक पहुंच सकता है, साधारण सीमाओं को पार कर सकता है। समझ गई। और च्यवनप्राश, इसका नाम तो आज भी घर घर में जाना जाता है। पाठ इसके बारे में क्या कहता है? जी हाँ, च्यवनप्राश का जिक्र भी इसी अध्याय में है। इसे बनाने का तरीका बताया गया है। 500 अच्छे आंवले पानी में उबालकर गूदा निकाल लेते हैं, फिर बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक जैसी करीब 36 जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाते हैं। आंवले के गूदे को तिल के तेल और घी में भूनते हैं, फिर इसमें वो काढ़ा और मिश्री मिलाकर पकाते हैं जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा। ठंडा होने पर शहद और कुछ और मसाले जैसे दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर इनका पाउडर लाते हैं। इसे एक बहुत बढ़िया रसायन माना गया है, खासकर खांसी और सांस की तकलीफ के लिए। जी। इसके फायदे बताए गए हैं। ये कमजोर, क्षीण जिसे कहते हैं, चोट खाए हुए, घायल, बूढ़े और बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक है। ये आवाज ठीक करता है, सीने के रोग, दिल की बीमारियां, गठिया या वातरक्त, ज्यादा प्यास लगना, पेशाब की दिक्कतें और वीर्य दोष यानी शुक्र दोष में फायदेमंद है। ये बूढ़ों में भी जवानी लौटाने वाला बताया गया है और बुद्धि, याददाश्त, चमक, सेहत, उम्र, इंद्रियों की ताकत, काम शक्ति और पाचन शक्ति, जठराग्नि, इन सब को बढ़ाता है। क्या हरितकी और आमलिकी के कुछ और शायद थोड़े आसान से नुस्खे भी बताए गए हैं जो शायद आम लोग भी इस्तेमाल कर सकें? हाँ, कुछ और योग भी संक्षेप में बताएं, जैसे आंवला, हरण या बहेड़ा मतलब विभितक सल, उसको पलाश पेड़ की छाल में लपेटकर ऊपर मिट्टी लगाकर अंगारों पर पकाना, फिर गूदे को पीसकर दही, घी, शहद, तिल के पेस्ट, तेल या चीनी के साथ खाली पेट लेना और उसके बाद जौ या गेहूं का दलिया खाना। ये थोड़ा सरल लग रहा है। हाँ, एक और नुस्खे में हरड़, आंवला, बहेड़ा वगैरह का काढ़ा बनाकर उसमें घी, मुलेठी, पिपली वगैरह मिलाकर शाली या सादी चावल और गर्म पानी के साथ लेने को कहा गया है। इससे लंबी उम्र, जवानी और अच्छी बुद्धि मिलती है, ऐसा कहा गया है। एक और दिलचस्प योग है जिसमें दूध को हरड़, आंवला, बहेड़ा जैसी चीजों के साथ पटाकर उसमें घी, शहद, आंवले का रस और लोहे का भस्म मिलाकर 3 साल तक रोज सुबह लेने की बात कही गई है। 3 साल तक? जी। दावा है कि इससे बुढ़ापे का डर, बीमारियां और दूसरी कमजोरियां दूर होती हैं, 100 साल की उम्र मिलती है और शरीर पत्थर जैसा मजबूत हो जाता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बड़ी तस्वीर क्या उभरती है यहाँ? हाँ, देखिए, ये हमें वापस उसी बुनियादी सोच पर ले आता है कि रसायन सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है। ये सेहत के लिए एक प्रोएक्टिव, एक सकारात्मक नजरिया है। इसका लक्ष्य सिर्फ रोगों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति, लंबी उम्र और तेज दिमाग हासिल करना है। जी। पाठ में इसकी तुलना देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा से की गई है। ये दिखाता है कि प्राचीन समय में इसे कितना कीमती, कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। ये सिर्फ एक लंबा और अच्छा गुणवत्ता वाला जीवन जीने के बारे में ही नहीं है, बल्कि पाठ के आखिर में ये इशारा भी है कि ये इंसान को अविनाशी ब्रह्म के साथ एक होने जैसे आध्यात्मिक लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद कर सकता है। वाकई चरक संहिता से सेहत और लंबी उम्र की इन प्राचीन धारणाओं की एक जबरदस्त झलक मिलती है। ऐसा लगता है जैसे रसायन अपने आप में जीवन को, उसकी क्वालिटी और उसकी अवधि को बेहतर बनाने का एक पूरा विज्ञान था। बिल्कुल, इसमें जो तैयारी पर जोर है
खास चीज़ों के चुनाव और इस्तेमाल पर जो ध्यान है, और सिर्फ बीमारी ठीक करने से कहीं आगे बढ़कर पूरे जीवन को बेहतर बनाने का जो लक्ष्य है, वो सच में गौर करने लायक है। हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं। पाठ में कुटी प्रवेशिक जैसी खास और कभी-कभी काफी जटिल प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें एकांत और एक नियंत्रित माहौल की जरूरत होती है। भले ही आज हम उन प्राचीन तरीकों को ठीक वैसे ही ना अपना सकें, लेकिन उन तरीकों के पीछे जो सिद्धांत छुपे हैं, जैसे किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना, अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करना, शरीर और मन को शुद्ध करना, क्या ये सिद्धांत आज की हमारी भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में भी किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं या अपनाए जा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।